हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपित। दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ स्टडी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनने का है तो यहाँ पर हम ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको फुल कोर्स डिस्कशन मिलेगा, साथ ही साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे हम। परफेक्ट प्लानिंग है हमारी। यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे किसी भी कोर्स की आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करना है। और हम जो है निःशुल्क जो है यहाँ पर आपको सभी जो कोर्स हैं टीचिंग एग्ज़ाम के, जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को और आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो इन वीडियो का उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षक का सपना सिर्फ इसलिए ना टूटे क्योंकि वो पेड कोर्स नहीं खरीद सकता। तो इसी उद्देश्य और सेवा भाव के साथ चलिए आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, उसे पढ़ेंगे। तो कभी भी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता, वैसे तो कोई शिक्षक का जो शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट वे है वो नहीं होता। हाँ, स्मार्ट वे होता है, बट जब तक कि आप प्रॉपर रीडिंग नहीं करोगे, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हो, जब आपको ही पूरी जानकारी नहीं होगी तो कहाँ से आप शिक्षक बनने के बाद अपने जो छात्रों को है उसे शिक्षित कर पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट वे में ना चलें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है आपका तो उसे पढ़ें ज़रूर। और हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे पढ़ें और सेल्फ नोट भी जो है क्रिएट करें। अभी आपके पास टाइम है, इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप डेली भी जो है एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, 1 से 3 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो ईजिली जो है आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लोगे। फिर चाहे आप इंटरव्यू में बैठो या फिर क्या कहते हैं, आपको जब अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा टीचर बनने का। ठीक है, अगर आप पीजीटी जो है हिस्ट्री कर रहे हो, टीजीटी में आपका सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है, तो आपको इन वीडियो के साथ बने रहना है और डेली डेली आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान जो है उसका विकास। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप क्या कहते हैं अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक से कैसे रीड करके आप अपने सेल्फ नोट क्रिएट कर सकते हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर आपको जो डर है कि मेरा जो इंटरव्यू होगा उसमें टीजीटी या पीजीटी हिस्ट्री है आपका, फिर आपको ये डर नहीं रहेगा कि इंटरव्यू एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्योंकि जब आप डिटेल से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा रह जाएगा जो आप बता नहीं पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्ट वे में ना जाएं। ठीक है, शॉर्ट करते करते पता चला आपका करियर ही शॉर्ट हो जाए, तो ऐसी शॉर्ट वे में बिल्कुल ना जाए। हाँ, डिटेलिंग से पढ़े। हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने एमए तक के किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट रहा होगा हिस्ट्री में, तभी आपने किया। तो जब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना रोचक है, तो फिर क्यों इसके शॉर्ट चक्करों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। और यहाँ पे कोई मैं बोर नहीं करने वाली हूँ, अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 1885 में भारत का जो इतिहास युग था वो प्रारंभ हो गया था। 57 में, जैसा कि आप जानते हैं, क्रांति हुई थी। अब यहाँ पे हो गया, उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जो है एक जो अधिवेशन था हमारा, अखिल भारतीय राजनीति संस्था का जो है जन्म हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे अब डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप कहोगे कि नहीं, जो हमने ऑप्शनल पढ़ रखे थे उसमें नहीं थे, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए भी आपको जो है डिटेल से पढ़ना ज़रूरी होता है। तो तब से भारतीय राजनीतिक जागरण जो है आपका अधिकरण उत्थान चल रहा है। और सिंहासनावलोकन से इस राष्ट्रीय आंदोलन की 3 जो है अवस्थाएं थी। तो जो ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, इसकी 3 जो है दृष्टिगोचर अवस्थाएं थी। 1885 और 1990 के पहले चरण में, इसका पहला चरण जो है, इसे आप शॉर्ट नोट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट डिटेल पढ़ना ज़रूरी होता है। तो 1885 से 1905 में जो है इसका एक पहला चरण था, जिसे कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो है धुंधला सा, अस्पष्ट, संदिग्ध सा था। और यह आंदोलन केवल थोड़े से ही शिक्षित मध्यवर्गीयों और बुद्धिजीवों में ही सीमित था। मतलब जो पहला हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या था कि बहुत ही लिमिटेड था, ज़्यादा विस्तृत नहीं था, जो कि पश्चात जो है उदारवादियों, आतंकवादी विचारधाराओं को की प्रेरणा लेता था। ठीक है, और दूसरे दौर में जो अगर यदि हम बात करें तो दूसरा जो हमारा चरण था 1905 से 1919 का था, जिसे कि कांग्रेस प्रौढ़
हो गई और इसका उद्देश्य जो है सीमा अधिक विस्तृत हुआ। तो पहले में जो हमारा पहला चरण था वो क्या था, काफ़ी लिमिटेड था, खाली जो शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग थे सिर्फ वही हमसे जुड़े थे, जैसे कि यहाँ पे है चैनल पे वही लोग जुड़ेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका मानना ये है कि अगर हमें शिक्षक बनना है तो डिटेल से पढ़ना है, ना कि शॉर्ट वे की तरफ भागते रहना है। ठीक है, तो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे डिटेल से पढ़ने के लिए। तो अगर आप DSSB का देना चाह रहे हैं या अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप हमसे जुड़कर डिटेल से पढ़ सकते हैं और बुद्धिजीवी जो है अपनी पहचान दे सकते हैं। अब यहाँ जनता का जो सर्वमुखी सामाजिक तथा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास प्रयत्नशील था। राजनीतिक क्षेत्रों में उद्देश्य की यदि बात करें तो पूर्ण स्वराज्य था। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य था। इस बीच जो है कुछ उग्रवादी दलों ने भी इसके पश्चात समाजवाद को समाप्त करने के लिए पश्चात जो है क्रांतिकारी ढंग से अपना अंतिम चरण कांग्रेस के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो है प्रस्तुत किया और नेतृत्व के विशेष भारतीय जो ढंग है अहिंसात्मक असहयोग उसमें अपना आंदोलन किया। ठीक है, तो पहला चरण जो है उसकी आप अब ये शॉर्ट नोट जो आप सोचते हो कि अरे इतना पढ़ने के बाद भी शॉर्ट नोट नहीं, तो क्या है आप खुद बनाओ। ठीक है, और बाकी अगर नहीं बना पाओगे तो चैप्टर के लास्ट में जो है 1 वीक में आपको क्या है कि शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, बट डिटेलिंग वीडियो आप ज़रूर मेरा देखते रहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू हो या फिर एग्ज़ाम हो, अब बिल्कुल भी जो डर है आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं वे तत्व जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो उसमें काफ़ी तरीके की जो चीज़ें थी वो रही होंगी। ठीक है, तो प्रेरणा, अनुक्रियावाद, वाद विवाद, परंपरावाद, भारतीय इतिहास ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाओं, अवसरों तथा संसाधनों द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय जो अनुक्रियाएं हैं उसका परिणाम ही बताया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है सीमा के उपनिवेश की नीतियों का और नीति प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उभरा था। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि हिस्ट्री कोई पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई मैथ नहीं है, बायोलॉजी नहीं है जिसे समझाया जाए। तो एक चीज़ ये भी होती है कि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट बहुत लोग उसको बोरिंग वे में लेते हैं, हालांकि उन्होंने MA भी कर रखा है। और बहुत लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सभी की नहीं कर रही हूँ, जिनका इंटरेस्ट रहता है वो लॉन्ग बुक जो है कैरी करते हैं और बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। और नोट्स में क्या होता है कि आप कभी भी किसी के नोट्स पढ़ोगे 2 दिक्कतें आएंगी आपके सामने, कि एक तो ये दिक्कत है कि आप उन नोट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरी दिक्कत ये होगी कि अगर उसने कहीं गलती से भी कोई गलती कर रखी है तो आपके सामने वो गलती नहीं होगी, आप उसी तरीके से उसे समझ लोगे। और जो बुक्स होती हैं वो हमें अच्छी गाइडेंस है, हमारी अच्छी फ्रेंड्स हो सकती हैं, इसलिए भी जो है बुक रीडिंग करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसलिए भी जो है पढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 19वीं शताब्दी में है जो उद्धृत में भारतीय राष्ट्रीय जागरण अंग्रेजी जो है उपनिवेशों के शासकों को नहीं भाया और पहले तो क्या कहते हैं जो था सारा कुछ अस्तित्व अस्वीकार कर दिया गया। और 1883 में श्री JR सिल ने जो है भारत के भौगोलिक इकाइयों की संज्ञा दी। तो अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि भौगोलिक संज्ञा किसने दी, तो आपको नाम तक नहीं पता रहेगा और आप कहोगे कि अरे भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, हम पढ़ाई जो है काफ़ी शॉर्ट वे में करते हैं, इसलिए भी जो है हमें क्वेश्चंस हार्ड लगते रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सबसे पहले उस चैप्टर को उठाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था। तो अब क्या है कि भौगोलिक इकाइयों की संज्ञा दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 1884 में यानी 1884 में है जॉन स्ट्रिची जो है उन्होंने भूतपूर्व भारतीय जनपद सेवक थे। कौन थे ये? अगर इनका नाम दे दिया जाए तो पूछा जाए कौन थे ये, तो आप बताना ही भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने डिटेलिंग से जो नहीं पढ़ा है, डीपली रीडिंग नहीं की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है विश्वविद्यालय में इन्हें भूतपूर्व छात्रों को बतलाया कि भारत के विषय में सबसे पहली तथा मुख्य आवश्यकता के योग क्या थी। आगे आ जाते हैं, इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ से पढ़ेंगे जो माउंटेन फोर्ट थे। ठीक है, उनकी लेखकों की बात करें तो उदय का श्रेय जो है पूरी तरीके से राजनीति का या भावनाओं की या भावना से प्रेरित होकर तो बौद्धिक रूप से हमारी ही जो संतान है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि क्या चीज़ें जो थी
तो चलिए मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो आपकी माउंटेन फोर्ड रिपोर्ट थी, तो इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं कि माउंटेन फोर्ड रिपोर्ट क्या थी। तो अगर लेखकों ने भारत में राष्ट्रीय जो अंग्रेजी जो राज्य थे उनकी राष्ट्रीय भावनाओं के उदय का श्रेय जो दिया था, और इसमें उन्होंने लिखा कि राजनीतिक भावनाओं को प्रेरित करने के लिए बौद्धिक रूप से हमारी ही संतानें उनमें से ही विचार अपनाएंगी जो कि उनके सामने रखे गए हैं, और इसका जो श्रेय मिलेगा वो भी आधुनिक किसको मिलेगा, श्रेय किसको मिलेगा, आधुनिक बौद्धिक तथा नैतिक हलचल में हमारी ही जो भरतनाश नहीं हो पाती है, अपितु यह हमारे कार्यों को जो है एक श्रद्धांजलि देती है। तो ये एक कथन है। अब बात करते हैं कुप्लैट के अधिक स्पष्ट शब्दों की। तो इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद को तो अंग्रेजी राज की संतानें यानी संतानिती थी, मतलब उन्हें अंग्रेजों की संतान कह सकते थे, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। पर भारतीय राष्ट्रवाद को अनैच्छिक संतानित कहा गया, मतलब उन्हें क्या है, उन्हें कहा गया है कि ये इनकी जो है सामाजिक संतान है, और जो भारतीय है वो असंवैधानिक, मतलब लीगल नहीं है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी और का होना, ठीक है, जिसमें कि अब ये काफ़ी वल्गर है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सॉरी। हाँ, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। यह कहना ठीक होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद में जो समूचे संसार के उभरते हुए राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय का जो भावना थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से आरंभ हुई थी। तो किससे हुई थी? ये हुई थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो देखिए, अब आपको जब आप डिटेलिंग में पढ़ रहे हो तो आपको पता चला कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन का भी जो उत्थान का विकास था उसमें फ्रांसीसी क्रांति का भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सा हाथ जरूर रहा। तो पुनः जागरण अगर बात करें तो भारतीय पुनः जागरण का परिणाम जो है आंशिक रूप से अंग्रेजी द्वारा प्रारंभ में आधुनिकरण का जो परिणाम क्या था कि आधुनिकरण का परिणाम ही इसका आंशिक रूप से चल रही अंग्रेजी उपनिवेशों की नीतियों के तीव्रता से परिणाम थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अंग्रेजी राज का प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इसमें कुछ खास प्रभाव नहीं थे। देखिए ये जो लाइन्स है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की राजनीतिक, अब जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे हो या फिर जो आपको कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो भी अगर आपके जैसे शॉर्ट पढ़ के आएँ तो आपको इतनी डिटेल से नहीं बता पाएंगे, और जब वो आपको डिटेल से बताते हैं तो आप शॉक हो जाते हैं, अरे ये कहाँ से बता दिया, अरे ये कहाँ से बता दिया। तो वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, बट वो क्या करते हैं कि पूरा पढ़ते हैं, हम शॉर्ट पढ़ के आगे भागते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स जो है पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हो गए अंग्रेजी राज का प्रभाव क्या था, भारत की राजनीतिक एकता जो थी किस तरीके की थी, और भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना जो थी वह कैसे हुई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके पॉइंट जो कि क्या कहते हैं, कुछ तत्व थे हमारे जो उत्थान में सहायक रहे। अगला तथ्य था हमारा तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास जो हुआ, वो भी एक तरीके का उत्थान का कारण बना। आधुनिक शिक्षा का जो प्रचलन था जिसमें कि क्या कहते हैं इंग्लिश को महत्व दिया जा रहा था। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा भारतीय समाचार पत्रों का उभरना। तो क्या हुआ था कि भारतीय लोगों ने भी सोचा कि अपने समाचार पत्रों को लाया जाए, और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का उत्थान, जो पहले क्या था कि हाई सोसाइटी ही बुद्धिजीवी हुआ करती थी, अब मध्यम वर्ग भी जो है वो बुद्धिजीवी हो गए, दिमाग आ गया उनके भी कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें जो है करनी चाहिए। अगला है इतिहास की शोध का प्रभाव, और उसके बाद है समकालीन यूनानी आंदोलनों का प्रभाव, समाज तथा धार्मिक सुधारों के आंदोलन को प्रगतिशील करना, और जातिवाद, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं आर्थिक शोषण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, और लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रिया नीतियाँ थी वो भी काफ़ी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण रही। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा इल्बर्ट बिल का विवाद। तो ये जो है दोस्तों हमारा टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इल्बर्ट बिल के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है और डिटेलिंग से कभी भी नहीं पढ़ा होता है। बाई चांस आपके अगर इंटरव्यू में पूछ दिया गया तो आप शॉक हो जाओगे। तो अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हो टीजीटी पीजीटी को, तो मुझे नहीं लगता आप शॉर्ट वे में इतना पढ़ें कि आप अगर क्या कहते हैं डायरेक्ट भर्ती है तो चलिए ठीक है, आपका कहीं ना कहीं रटने से काम चल गया। बट अगर इंटरव्यू है और आप की माइक्रो टीचिंग क्लासेस हो जाती है तो आप वो सारी चीज़ें जो है नहीं बता सकते, क्योंकि आप शॉर्ट वे में पढ़ोगे तो कहाँ से बता पाओगे। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो वो चीज़ पढ़ना आपके लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। अब ये तो हमने आज यहाँ तक के कवर किया, ठीक है दोस्तों। अब अगला हम जो है यहाँ पे आधुनिक राजनीतिक विचारों की राजनीतिक जो संघ है उसको पढ़ेंगे डिटेल से, और साथ ही साथ उसको पढ़ने के बाद जो है इसके जो प्रथम चरण जो है किस तरीके से इनके चरण आए
और फिर चुने हुए जो विचार थे, दूसरा चरण कैसे हुआ, क्या हुआ, उग्रवाद कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर हमारा लास्ट हो जाएगा तो फिर क्या है कि इससे हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे आए थे, और उसके बाद आप देखोगे कि किस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा रिलेट करता है क्वेश्चंस आंसर को। और इंटरव्यूअर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट मिलेंगे। तो इस तरीके से भी ये भी है कि आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप बने रहना चाहते हो, डिटेल से पढ़ना चाहते हो, वाकई में आप जो है लोगों से अलग होना चाहते हो, उन लोगों से अलग होना चाहते हो जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और फिर शॉर्ट पढ़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, तो डिटेल से पढ़िए। क्योंकि भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ भीड़ से अलग करना भी पड़ता है, ठीक है। हमें भीड़ बनकर अगर हर किसी के पीछे चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो सबसे प्रथम है हम तो उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो वही टारगेट तो उसको ही मिलेगा, हम तो पीछे भीड़ में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप भीड़ से अलग होकर दिखो, भीड़ से अलग चलो, तो आप डिटेल से पढ़ो, ना कि उनकी तरीके से पढ़ो जो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही फुल डिटेलिंग वीडियोस के लिए और आपकी सक्सेस के लिए हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके जो डिटेलिंग वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके टीजीटी पीजीटी के लिए। फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला, ये वादा मैं आपसे करती हूँ कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगने वाला कि इंटरव्यूअर्स क्या पूछेंगे या फिर एग्ज़ाम में क्या आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे साथ बना रहना है, फुल क्लासेस, और आत्मविश्वास भी आपके साथ आ जाएगा और डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय।